हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। मैं आज एक अपना नया वीडियो लाई हूँ। जो ये वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जहाँ पर हम आज बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबी असेसमेंट के बारे में। यहाँ पे हम पूरा डिस्कस करेंगे कि न्यू बॉर्न बेबी है उसका असेसमेंट क्या होता है, वो कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है। जैसे ही जो बेबी एक डिलीवर्ड होता है, बाहर आउटर वर्ल्ड में आता है, तो हमें किस तरीके से उसका असेसमेंट करना चाहिए एंड व्हाई दिस असेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, कि मेरे जो फर्स्ट 1000 है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आगे वैसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आगे ऐसे ही आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। न्यू बॉर्न बेबी असेसमेंट, अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी असेसमेंट है वो एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है एक बेबी का। दोनों फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम यहाँ पे बेबी का करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो एक बेबी है जब वो डिलीवर्ड हुआ है तो उसी के कुछ टाइम बाद जो है हम उसका फुली फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। वहाँ पे हम सब उसकी जो रिफ्लेक्स होते हैं उनको चेक करते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो तक करते हैं, जिसमें हर चीज़ इन्वॉल्व होती है। हम इसलिए ये इवैल्यूएशन करते हैं, हम लोग इसलिए ये असेसमेंट करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए जो एक बेबी है उसमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, किसी भी प्रकार का जो डिफॉर्मिटीज़ है वो प्रेजेंट नहीं है, वो एक नॉर्मल और हेल्दी और एक डेवलप्ड बेबी है। तो जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी असेसमेंट है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन दैट इंक्लूड्स योर बोथ फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल ऑफ न्यूबॉर्न। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सबसे पहले टू प्रोवाइड एन असेसमेंट ऑफ इन्फेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसका डेवलपमेंट है बेबी का, जब वो वोम में था तो उसका जो एक डेवलपमेंट है वो कितना हुआ। तो अगर जब हम असेस करते हैं तो हम देख सकते हैं बेबी का डेवलपमेंट कितना है और उसमें क्या क्या कमी है, और अगर अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब हम उसमें देखते हैं। फिर हम सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका मेन, हम इसको असेस इसलिए करते हैं कि हमें ये डिटेक्ट करना है कि किसी भी प्रकार का एबनॉर्मलिटीज़ बेबी के अंदर प्रेजेंट तो नहीं है, या किसी भी प्रकार की कोई भी कंजेनाइटल्स एबनॉर्मलिटीज़ बेबी के अंदर प्रेजेंट तो नहीं है। तो अगर हम असेस करेंगे, हम हेड टू टू फुल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं, तो इससे सबसे हमें पता चल जाता है कि बेबी में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। फिर उसके बाद तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड, यानी एक हम इसके जो इंडिकेशन है, फर्स्ट एग्जामिनेशन हम इसका तब करते हैं जैसे जो बेबी है वो डिलीवर्ड होता है, उसके उसी टाइम बाद जो है जब वो एक पीडियाट्रिशियन होता है, पीडियाट्रिक नर्स होती है, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि जैसी बेबी हो उसका टाइम नोट करे, उसका जेंडर नोट करे, उसके बर्थ मार्क देखे, उसके बाद उसका हाइट, वेट जो है, उसके रेस्पिरेशन चेक करें, हार्ट बीट चेक करें, इस तरीके से पूरा असेस करना रहता है। उस पर हम एक चार्ट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अफगार स्कोर। तो इस वीडियो पे जो अफगार स्कोर है, मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक वीडियो बना चुकी है, मैं लिंक आपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी है तो आप एक बार अफगार स्कोर चार्ट देख सकते हैं। ये मेनली हम इसलिए बनाते हैं, तो इसमें हम सारी स्कोरिंग करते हैं बेबी के डेवलपमेंट में, उसी के अनुसार हम उसमें सारी स्कोरिंग करते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हम जो न्यूबॉर्न बेबी असेसमेंट है उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि हम बच्चे की जो प्रोग्रेस है, उसका डेवलपमेंट है, उसको चेक करने के लिए हम बेबी का असेसमेंट करते हैं। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है आती है, जैसे कि स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, जिसका शॉर्ट में इसे SGA भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लेस देन 10% ऑफ वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। सेकेंड इसमें होती है लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, जिसका है LGA, इसका मतलब होता है मोर देन 90% ऑफ वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। और फिर है हमारा एप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज, यानी कि AGA, यानी इस जो बर्थ है उसका वेट बिटवीन जो है वेट होता है 10 to 90% के बीच में, जिसमें जो है हम देखते हैं फुल टर्म मतलब होता है 37 to 42 वीक्स। अगर प्री टर्म यूज़ करें दैट मीन्स आफ्टर 28 वीक्स एंड बिफोर 37 वीक्स,
और पोस्टर्म होता है हमारा आफ्टर 42 वीक्स। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब जैसे बेबी डिलीवर्ड होता है उसके बाद जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमको वहाँ पे रिकॉर्ड्स में मेंशन करना पड़ता है कि उसकी गैस्टेशनल एज क्या थी, उसमें बेबी फुल टर्म हुआ है या प्री टर्म हुआ है या पोस्ट टर्म है, और उसी के साथ हम क्या करते हैं, वेट को लिखते हैं। इसलिए हमें ये टर्म्स जो है एज अ पीडियाट्रिशियन नर्स हमें ये टर्म्स को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं इंडिकेशन। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमको कैसे कैसे टाइम पे जो है एग्जामिनेशन करते हैं, कब ये एग्जामिनेशन को हम असिस्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया इसमें 3 टाइप्स एग्जामिनेशन, जहाँ पे फर्स्ट एग्जामिनेशन हम तब करते हैं जैसे ही जो बेबी है वो डिलीवर्ड हुआ है उसके 2 घंटे के अंदर हम क्या करते हैं, फुल एग्जामिनेशन करते हैं। सेकेंड एग्जामिनेशन हम तब परफॉर्म करते हैं जब बेबी डिस्चार्ज होने वाला है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया शुरू में क्या होती है, उसकी जो रेस्पिरेशन, उसका हार्ट बीट है वो प्रॉपर तरीके से रिदम में नहीं होता है। तो हम कुछ आस बात भी करते हैं और कुछ चेंजेस हमें बेबी की बॉडी पे जैसे स्किन कलर चेंजेस होता है, ये सब हमें कुछ टाइम बाद देखने को मिलते हैं। रिफ्लेक्सेस जो है वो कुछ टाइम बाद देखने को मिलते हैं। तो हम डिस्चार्ज होने से पहले एक बार और बेबी का एग्जामिनेशन करेंगे टू मेक श्योर कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा होगा सेकेंड टाइम एग्जामिनेशन। थर्ड एग्जामिनेशन हम बिटवीन 6 to 8 वीक्स करते हैं बेबी का। तो अब हम देखते हैं, पहले हमने इंडिकेशंस देख लिए कि कब कब हमें एग्जामिनेशन को परफॉर्म करना है। अब हम देखेंगे इनिशियल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि वो कौन कौन सा इनिशियल असेसमेंट है जो हम न्यूबॉर्न में करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से हमें जो है सबसे पहले एक ट्रे जो है टीपीआर ट्रे को तैयार करना पड़ेगा। उस ट्रे में क्या होना चाहिए, एप्रिन होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, ग्लव्स, ऑब्वियसली आपसे बात है आपको ग्लव्स वेयर करना है, उसके साथ ही साथ आपको मास्क है। फिर उसके बाद हम जो है इंची टेप को रखेंगे, उसके बाद हम कुछ कॉटन स्वैप्स रखेंगे। तो ये सब जो है एक टीपीआर ट्रे में होना चाहिए। किडनी ट्रे भी उसमें होना चाहिए। और इंची टेप हम लोग इसलिए रखते हैं जिससे कि जो बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस है, इसको हम लोग क्या करें, उसको मेजर करने के लिए। तो इनिशियल असेसमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं, जहाँ पे आता है फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में जो है मोस्टली जो है हम यहाँ पे लिखेंगे जो बेबी है उसको हम चेक करेंगे। तो जब चेक करेंगे तो यहाँ पे हम बेबी का सेक्स लिखेंगे, जो न्यूबॉर्न बेबी है वेदर वो मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे सेक्स में। उसके बाद है हम उसकी मदर का नाम लिखेंगे, और जो नाम है वो एकदम स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको पूरा पता होना चाहिए, फिर हम वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है हम बेबी की इसमें लिखेंगे गैस्टेशनल एज, यानी कि जब बेबी हुआ तो जो उसकी गैस्टेशन किस गैस्टेशनल एज पे हुआ, उसका वेट कितना है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे द करेक्ट वेट, द हाइट ऑफ द बेबी, जो मैंने बताया इंची टेप से आप मेजर करेंगे। यहाँ पे वेट अकॉर्डिंग टू गैस्टेशनल एज है, उसका हाइट हम लिखेंगे। तो ये हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन में। तो हमें प्रॉपर जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना है। यहाँ पे आप इसमें टाइम मेंशन करेंगे कि किस टाइम पे जो है बेबी हुआ, PM AM का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, आपको बिल्कुल करेक्ट लिखना है। तो ये सब हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड में हम देखेंगे, यहाँ पर जो हम देखेंगे अवगार स्कोरिंग करेंगे। अवगार स्कोर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अवगार स्कोर में हम जो है स्कोर्स देखते हैं कि जो बेबी है उसका रिस्पॉन्स कैसा है और रिफ्लेक्सेस उसके कैसे हैं, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ये सब एक स्कोरिंग पे होता है। तो इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देखें, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी असेसमेंट में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हम करेंगे अवगार स्कोर। फर्स्ट हमारा इनिशियल हो गया आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड अवगार स्कोर। थर्ड में हम करेंगे वाइटल्स, जितने भी वाइटल साइंस है उनको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रहेगा रेस्पिरेशन, जो कि अगर नॉर्मल वैल्यू की हम बात करते हैं तो दैट विल बी 40 to 60 ब्रेथ पर मिनट। उसके बाद हम देखते हैं हार्ट रेट 120 to 140 बीट पर मिनट। उसके बाद जो है हम चेक करेंगे टेम्परेचर,
36.5 to 37.5 सेल्सियस। तो ये हमारा रहेगा थर्ड वाइटल साइन, जो कि हमारा इनिशियल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न में आता है। यानी कि जैसे ही बेबी जो है डिलीवर्ड हुआ है तो लेबर रूम के अंदर जो हम असेसमेंट करते हैं वो इसमें आता है। अब हम सेकंड हम इसमें जाएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन यानी हेड टू टो एग्जामिनेशन ऑफ द बेबी, जिसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में आएगा लेंथ। जैसे मैंने आपको बताया कि इंची टेप के द्वारा जो है हम बेबी का लेंथ चेक करेंगे। तो बेबी को सबसे पहले जो है हम एक सुपाइन पोजीशन पे रखेंगे और जो उसका जो है हम क्राउन है यानी हेड है वहाँ से हम इंची टेप से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। हो सके तो जो बेबी के लेग्स है उनको प्रॉपर तरीके से क्या है आप थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं कि उसको स्लाइटली प्रेस डाउन कर सकते हैं। उसको प्रेस डाउन करके नीचे रखेंगे और उसको मेजरिंग टेप से जो है आप क्राउन से लेके जो बेबी की हील्स होती है वहाँ तक आप मेजर करेंगे और जो भी मेजरमेंट आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे और बेबी के जो रिकॉर्ड है उसमें मेंटेन होगा तो आप उसमें प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा लेंथ। सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पर हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस में जैसे लेंथ में आपने बेबी को सुपाइन पोजीशन में लेटाना सीधे करके, उसके बाद उसके क्राउन से हील तक आपने जो है मेजर किया विथ लेग्स प्रेस डाउन। तो हेड सर्कमफ्रेंस में हम क्या करेंगे मेजरिंग टेप को हम इस तरीके हेड पे रखेंगे और राउंड करके हम इधर ही पे लेके आएंगे और हम देखेंगे जो बेबी का जो सर है उसका सर्कमफ्रेंस है उसका कितना सेंटीमीटर पे है। तो ये है हमारा हेड सर्कमफ्रेंस। अब हम थर्ड इसमें देखते हैं चेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो जो हमारा हेड है उसमें कितना रहेगा प्रोमिनेंट जो रहता है 33 to 35 सेंटीमीटर। ये एक वैल्यू है और वैल्यू जो इतनी मोस्टली जो है न्यूबॉर्न बेबीज में होती है। और ये हम इसलिए भी करते हैं कि अगर इस वैल्यू से ज़्यादा होता है हेड सर्कमफ्रेंस तो वहाँ पे हम लोगों को पता चल सकता है कि जो है या तो एक्यूमुलेशन ऑफ CSF हो रहा है। अगर जो बड़ा है सर जो है उसका सर्कमफ्रेंस बड़ा होगा फूला हुआ होगा, जो बॉडी है उसकी अपेक्षा ज़्यादा लार्ज है एनलार्जमेंट है, तो उससे अंदाज़ा लग सकता है कि बेबी में किसी भी प्रकार का एक्यूमुलेशन ऑफ CSF है या हेड इंजरी है जिसकी वजह से जो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेन इंजरी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो है हम हेड सर्कमफ्रेंस करते हैं। इसके अगर ज़्यादा होता है तो उससे हम ये ईजिली हो जाता है डिटेक्ट करना तुरंत। फिर हम देखते हैं चेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो जो हमारा चेस्ट सर्कमफ्रेंस है अबव द लेवल ऑफ निपल्स जो रहता है बेबी के हम मेजर करेंगे टेप से। तो वहाँ पर जो है इससे हेड से थोड़ा बहुत ही जो है लेस रहता है। तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं चेस्ट को। मैं इमेजेस आप डाल दूंगी हेड सर्कमफ्रेंस की, चेस्ट सर्कमफ्रेंस की और लेंथ की कि आपको किस तरीके से प्लेस करना है अपना मेजरिंग टेप अगर आप किसी बेबी का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है थोड़े वेरिएशंस आएंगे मेरे मेजरमेंट में क्योंकि मैं जो मेरी बेबी है वो भी 4 मंथ्स की हो गई है तो वो उस वैल्यू नहीं दिखाएगा ये वाली क्योंकि अब वो थोड़ा हो गया होगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जैक्ट चीज़ बता सकती हूँ, इससे आपको ईजिली हो जाएगा कि आपको किस तरीके से है अपने मेजरिंग टेप को यूज़ करना है मेजर करने के लिए, कहाँ पे एग्जैक्टली प्लेस करना है क्योंकि हमें सेंटर पे प्लेस नहीं करना है। चेस्ट को ये है कि लेवल कहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे हम करेंगे, ना इधर होना चाहिए ना इधर होना चाहिए। तो एग्जैक्ट आपको इससे पता चल जाएगा। तो वो मैं इमेज डाल दूँगी। चेस्ट सर्कमफ्रेंस के बारे में जैसे बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द निपल्स यहाँ पर हम करेंगे। तो अब हम देखते हैं चेस्ट सर्कमफ्रेंस। जैसे मैंने आपको बताया एट द लेवल ऑफ निप्पल से जो है मेजर टेप हम रखेंगे और उसके बाद हम जो है उसको मेजर करेंगे। इन कंपैरिजन टू हेड सर्कमफ्रेंस जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो 2 सेंटीमीटर लेस होता है एट द लेवल ऑफ निप्पल्स।
और इसका जो रहता है 30 to 33 सेंटीमीटर मेजर करता है, 2 सेंटीमीटर लेस फ्रॉम हेड सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं वेट के बारे में। यहाँ पे हम वेट करेंगे, वेट ऑफ द बेबी। तो नॉर्मल जो हम देखते हैं एट बर्थ जो है कितना रहता है 2.5 kg से 3.5 kg, एक नॉर्मल है, क्योंकि अगर वेट इससे ज़्यादा भी ऊपर जाता है तो बहुत सारी जो है प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस उस टाइम पे हो सकती है, जिसकी वजह से जो बेबी है उसका वेट गेन हो रहा है नॉर्मल से ज़्यादा। तो इसलिए जो है हम वेट को भी चेक करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई, जैसे मदर को गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं थी, तो जिसकी वजह से जो बेबी है उसका भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसमें भी जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हम वेट को चेक करते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे पोस्चर एंड मूवमेंट्स ऑफ द बेबी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मूवमेंट से हमें पता चल जाता है बेबी के जो सारे लेग्स हैं, आर्म्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से फ्लेक्स्ड हैं कि नहीं है, और उनका मूवमेंट कैसा है, प्रॉपर मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं, उनके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सबसे पहले जो हम मूवमेंट्स ऑफ पोस्चर में बात करेंगे, यहाँ पे होगा सुपाइन पोजीशन में जब लेटा होगा तो इसमें जो है बेबी के पार्शियल फ्लेक्शन होगा। इन सुपाइन पोजीशन पार्शियल फ्लेक्शन ऑफ आर्म्स, लेग्स एंड हैंड। हिप एंड जॉइंट्स जो है होते हैं पार्शियली अबडक्टेड होते हैं। सेकेंड हम इसमें देखते हैं मूवमेंट जो रहता है, मूवमेंट इज मोर इन फेस एंड लिम्स। ये प्रॉपर्ली आपको देखने को मिलेगा अधिकतर, और ज़्यादा जो मूवमेंट है इस टाइम पे जो है फेस और लिम्स में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं स्किन की बात करते हैं, यानी कलर ऑफ स्किन। तो यहाँ पे जब बेबी डिलीवर्ड होता है तो मोस्टली जो हम देखते हैं बेबी का जो है एक रेडनेस होती है, पिंकिश कलर होता है। तो यहाँ पे जो कलर की हम बात करेंगे वो होगा रेडी कलर कॉम्प्लेक्शन, आप बोल सकते हैं। ये क्यों ऐसा होगा पिंक और रेडिश, क्योंकि जो है यहाँ पर होता है जब बेबी डिलीवर्ड होता है तो इंक्रीज जो है इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी इन ब्लड वेसल्स एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। तो जो कलर है इसलिए रेडी कॉम्प्लेक्शन होता है, क्योंकि जो आरबीसीज है ब्लड वेसल्स में उनकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज होती है, और जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे स्किन में हमें देखने को मिलता है कुछ टर्म्स आते हैं लाइक साइनोसिस, साइनोसिस में जो है हम देखते हैं एक होता है हमारा पेरिफेरल साइनोसिस, जो कि होता है ड्यू टू लैक ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन की वजह से होता है, जो कि 24 to 48 आवर्स के बाद जो है खत्म हो जाता है आफ्टर बर्थ। तो ये होता है पेरिफेरल साइनोसिस। यहाँ पे जो है बेबी है उसके कुछ पार्ट्स जो है उस पर आपको ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा, जो कि होता है जैसे बताया मैंने कि डिक्रीज लेवल ऑफ पेरिफेरल जो है पेरिफेरल सर्कुलेशन का रहता है। तो अब हम देखेंगे जो इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे साइनोसिस में हमने बात किया था पेरिफेरल साइनोसिस, तो अब हम देखेंगे इसमें एक होता है सेंट्रल पेरिफेरल। तो सेंट्रल पेरिफेरल साइनोसिस में क्या होता है, ये इंडिकेट करता है डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर जो है डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो जो कि रिजल्ट कर सकती है हमारे टेम्पररी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में। अब थर्ड हम देखने को मिलता है इसमें स्किन ही में ये सब आते हैं वर्नेक्स सेओसा। इसमें क्या होता है, ये एक वाइट और क्रीमी कलर का सब्सटेंस होता है जो कि बेबी की स्किन पे आफ्टर द बर्थ हमको नज़र आता है। बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है, थिन होता है और वाइट कलर का
होता है जो बेबी की स्किन पे, उसके फेस पे और उसके हैंड्स पे और उसके लेग्स पे जो है नज़र आता है। ये होता है वर्डनेक्स सेओसा। अब हम देखेंगे लेन्यू को। तो लेन्यू को हम उसको बोलते हैं जो बेबी की जो फोर हेड है, जो उसके शोल्डर्स है, जो उसका बैक है, वहाँ पे जो है थिन लेयर ऑफ हेड्स होती है प्रेजेंट, तो वो होता है लेन्यू का, जहाँ पे हेड जो है बेबी के शोल्डर्स पे जो है, बैक पे और जो उसके फोरहेड पे जो है प्रेजेंट होते हैं। तो अगर जो फुल टर्म बेबी है उनमें ये कम पाया जाता है, और अगर प्री मेच्योर बेबी है तो जो लेन्यूगो है यानी हेयर ग्रोथ है वो अधिक पाई जाती है। तो ये होता है लेन्यूगो, यानी कि हेयर प्रेजेंट इन बेबीज बॉडी मोस्टली इन शोल्डर्स, बैक और फोरहेड। फिर हम देखते हैं यहाँ पे है जेस्क्यूमेशन। जेस्क्यूमेशन का मतलब होता है पीलिंग ऑफ द स्किन। कुछ टाइम बाद आफ्टर द बर्थ, जैसे 2 वीक्स करीब हो जाते हैं, तो जो स्किन है मोस्टली जो है चेस्ट पे और जो लेग्स है बेबी की फीट है उस पर होती है, तो वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आता है हमारा स्किन में। फिर हम देखते हैं जो है हमारा मीडिया। इसमें जो क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज रहते हैं मोस्टली आपने देखा होगा जो उनके नाक पे और जो फोरहेड पे है वाइट कलर का पैपुला जो है, मतलब छोटे छोटे जो है दाने टाइप के हैं, पैपुला टाइप के, वो अपीयर हो जाते हैं, जो कि 2 to 4 वीक्स तक, और उसके थोड़े बाद वो खुद ही डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये मोस्टली जो है जो नाक है, नोज है, उसके आसपास की तरफ रहते हैं। फिर है हमारा मंगोलियन स्पॉट्स। जो बेबी का बैक होता है उस पे जो है स्लेट ग्रे कलर या ब्लूइश कलर के कुछ मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ टाइम बाद, लाइक जैसी बेबी 7 इयर्स ऑफ एज होगी, वो अपने आप डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारे स्किन से रिलेटेड कि हमें जब हम असेसमेंट करते हैं बेबी का, तो स्किन में हमें क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, क्या क्या चीज़ों को नोटिस करना है। केवल कलर नहीं देखना है, बाकी हमको हर चीज़ देखनी है। जैसे वर्डनेक्स सेओसा है कि जो क्रीमी सब्सटेंस है वो अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हेयर्स है वो कितने हैं, ज़्यादा है, कम है, पीलिंग ऑफ द स्किन है, मीलिया है, मंगोलियन स्पॉट्स, ये सब हमें देखना है। उसके बाद जो है पेशेंट है उनको हमें बता देना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो भी न्यूली बनते हैं वो घबरा जाते हैं कि किस प्रकार के जो है रेडनेस है और जो भी दाने हैं बेबी पे दिख रहे हैं, ऐसा ना हो कि बाद में वो इंक्रीज़ हो जाए या किसी और वजह से हो रही। तो उनको ये समझाना है, हमें उनको बताना है कि ये नॉर्मली 2 to 4 वीक्स अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे। स्किन जो है इसमें डेस्क्यूमेशन और जैसे वर्डनेक्स सेओसा में बहुत ज़्यादा एक लेयर सी बन जाती है, तो वो बहुत डर लगता है पेरेंट्स को कि ऐसा तो नहीं इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्किन इन्फेक्शन डिजीज़ के चांसेस है। तो हम उनको बता सकते हैं कि ये थोड़े टाइम बाद अपने आप पील ऑफ होगी। तो अब हम बात करेंगे हेड के बारे में, जहाँ पर हम देखेंगे फॉन्टेनल्स के बारे में। जो फॉन्टेनल्स होते हैं, जो उसमें एंटीनियल फॉन्टेनल है, जब उसको हम टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉट वहाँ पे बनेगा, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है हम उसको फिल नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे। फिर हम देखते हैं सूचर्स में। तो सूचर्स में जो सूचर्स लाइंस होती है दैट शुड नेवर अपीयर वाइडली सेपरेटेड, जो वो होती है सेपरेटेड न्यूबॉर्न। अगर सेपरेशन है तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है, जो इंडिकेट करता है किसी भी प्रकार की एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, जिसमें एक्यूमुलेशन ऑफ CSF हो सकता है जो कि एबनॉर्मल है, और या फिर ड्यूरिंग द किसी भी प्रकार की कोई बर्थ इंजरी की वजह से वहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड है। तो ये है। फिर उसमें हम देखते हैं कैपिट सैक्सिटिनम, जो कि जिसको हम बोलते हैं स्वेलिंग और एडिमा दैट विल बी सीन और प्रेजेंट ऑन द पोर्शन ऑफ द स्काल्प। जैसे इधर पे जो हम टच करेंगे तो स्वेलिंग और एडिमा मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिट सैक्सिटिनम। फिर है स्फेला हेमाटोमा, यानी कि जो स्कल और पेरिस्टोनियम है उसके बीच में ब्लीडिंग का होना इन न्यूबॉर्न। फिर हम वहाँ पे देखते हैं आइस। जो हमारी आइस है वो जो बेबी क्राई करता है मोस्टली उस टाइम पे कुछ समय तक वो टीयरलेस होगा, क्योंकि जो बेबी का लैक्रिमल डक्ट है वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होगा, वो मैच्योर होता है एटलीस्ट 3 months ऑफ एज में। तो जब वो मैच्योर होगा तो क्या होगा, टीयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे।
आईज में हमको ऑब्जर्व करना है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रूलेंट डिस्चार्ज तो नहीं है, या किसी भी प्रकार की कोई जो है सब कंजनाइटेबल हैमरेज तो नहीं है, या फिर रेडनेस तो नहीं है। आई शुड बी अपीयर क्लियर। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है जब हम आई को ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम देखेंगे ईयर्स में जो लेवल टॉप पार्ट होता है हमारा एक्सटर्नल ईयर में, यहाँ पे हमें मैच करना है। जैसे जो हमारा ये आउटर है हमारी जो उसका आई का, हम यहाँ से लेके और सीधे इधर तक ये है मेजर करते हैं। तो जो हमारा आउटर इधर से आई का और जो इनर है ये इसको बिल्कुल एक लाइन में बराबर आना चाहिए। अगर ये थोड़ा इससे ज़्यादा नीचे होता है या ऊपर होता है या इससे और ज़्यादा नीचे होता है तो दैट शोज योर एबनॉर्मलिटी। तो ears, the level of top part of external ear should be on a line drawn from a inner canthus to the outer canthus of the eye or behind the back. फिर हम देखेंगे जो हमारा माउथ है उसमें हम मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं बेबी में किसी भी प्रकार का कोई क्लेफ्ट लिप या फिर पैलेट या फिर टंग टाई तो प्रेजेंट नहीं है। तो अब देखते हैं हमारी जो नेक है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो जो है इस तरीके से रहेगी चिपकी हुई, लेकिन हमें ये चेक करना है कि जो बेबी है वो इजीली अपने हेड को मूव कर सके। उसके बाद है कि जो है एब्डोमेन। एब्डोमेन में जो है हम देखेंगे बावल जो है आफ्टर 1 to 2 आवर्स जो है हल्की हल्की जो है उसमें आपको साउंड सुन सकते हैं। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड में है तो अम्बिलिकल कॉर्ड में मोस्टली हमारी क्या है 2 आर्टरीज और 1 वेन प्रेजेंट होती है। जब बेबी बर्थ होता है उसका तो जो कॉर्ड होती है वो ब्लूइश और वाइट कलर में होती है, लेकिन जब उसको हम लोग क्लैम्प कर देते हैं उसके बाद वो ड्राई होती है तो उसका कलर येलोइश में होने लगता है, डल और येलोइश होता है। लेकिन अगर यही अम्बिलिकल कॉर्ड में अगर 2 आर्टरीज की जगह 1 आर्टरी होती है तो वहाँ पे क्या होता है वर्टिब्रल, एनोरेक्टल, कार्डियक, ट्रेकियोइसोफेजियल, रीनल, लिम्बिक एब्नॉर्मलिटी शामिल हो सकती है अगर प्रेजेंस ऑफ 1 आर्टरी है। ये मैंने इस पर टर्म लिखा है VACTERL, यानी कि वर्टिब्रल, एनोरेक्टल, कार्डियक, ट्रेकियोइसोफेजियल, रीनल, लिम्बिक एब्नॉर्मलिटीज। फिर हम देखते हैं बैक। तो जो मोस्टली बैक है वो बेबी का क्या होगा फ्लैट होगा इन लंबर एंड सैक्रल एरियाज, लेकिन हम नीचे तक हमें देखना है जो नीचे बिलो है बैक में तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है हेयर तो नहीं शो कर रहा है टेल टाइप का, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो देयर विल बी चांसेस ऑफ स्पाइनल बाइफिंगा। उसके बाद हम देखते हैं जेनाइटल्स पे। तो मेल जेनाइटेलिया पे हम बोथ द टेस्टिस एंड स्क्रॉटम विल बी प्रेजेंट, लेकिन अगर जो मेल्स है उनके पास 1 या बोथ अनडिसेंट टेस्टिकल्स है तो वहाँ पे केस हो सकता है सिप्रोथाइडोसिस का, जो कि आगे चल के हमें और इवेल्यूट करना है। फिर फीमेल जेनाइटेलिया में यहाँ पर होगा लेबिया मेजोरा जो है फुल्ली वो कवर्स करती है हमारी लैबिया माइनोरा का, और कभी कभी आपको जो है थोड़ा वेजाइनल डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। और जैसे एक बार जो हार्मोन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो उस टर्म को अगर उसके साथ हल्का सा ब्लड टिंगल्ड हो रहा है और वेजाइनल डिस्चार्ज दिख रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सूडो मेंस्ट्रुएशन। एज सून एज द हार्मोन्स विल बी क्लियर, वो क्लियर हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। फिर है हम बात करेंगे मेकोनियम के बारे। तो मेकोनियम वो है यानी कि जैसे ही जो बेबी होता है उसका 8 to 24 आवर्स में जो है जब बेबी फर्स्ट अपना स्टूल पास करता है तो सारी जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो सब उसके स्टूल के बाहर आती है, तो उसका कलर जो है ग्रीनिश ब्राउन कलर की जो है वो स्टूल पास करता है, जो हम बोलते हैं मेकोनियम। और उसी के साथ वो यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड टाइप की पास करेगा, क्योंकि अभी जो है वो किडनी प्रॉपर तरीके से उसकी नहीं हुई है। तो ये रहेगा हमारा मेकोनियम में। अब हम बात करेंगे बेबी के रिफ्लेक्सेस के बारे में। तो हमें वो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस जो है असेस करना है जैसी बेबी का बर्थ होता है और उसके कुछ वीक्स के बाद, क्योंकि वो रिफ्लेक्सेस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो है हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें बेबी की जो मोटर है उसके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है कि वो रिएक्ट कर रहा है, वो कितने देर में रिएक्ट कर रहा है, वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिव या रिएक्टिव है कि नहीं। तो इससे पता चलता है कि अगर वो अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा
है, रिफ्लेक्सेस अच्छे से शो कर रहा है, तो यानी उसका न्यूरोलॉजिकल और मोटर डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। लेकिन अगर धीरे कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की कुछ डिले नज़र आती है तो वहाँ पे क्या है, हम आगे उस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सेस असेस हम कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सेस के बारे में। तो जो रिफ्लेक्स है हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से जो है हम रिफ्लेक्सेस करके चेक करेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि बच्चे में किसी भी प्रकार का कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। तो यहाँ पे हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स में चेक करेंगे कि जैसे कोई भी ब्राइट लाइट या हम यहाँ पे टॉर्च का उपयोग कर सकते हैं और उससे हम जो लाइट दिखाएंगे, तो अगर जैसे ही बेबी के जो कॉर्नियल पे रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो वो क्या करेगा, अपनी आंखों को ब्लिंक करेगा या बंद करेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि उसकी जो है मोटर डेवलपमेंट अच्छी है, प्लस वो रिफ्लेक्शन पड़ने पे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये हमारा कॉर्नियल रिफ्लेक्स है। फिर हम करेंगे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, जिसमें जो है जैसे ही कोई भी ब्राइट लाइट शाइन होगी तो बेबी का जो है प्यूपिल कॉन्स्ट्रैक्ट करेगा, तो इससे हमें प्यूपिल्स के बारे में पता चलेगा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे डॉल्स आई रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, कोई भी हम जैसे बात करते हैं या आवाज़ करते हैं तो क्या होगा, या लाइटिंग होती है, तो जो बेबी है उसके जैसे वो अपना लेफ्ट और साइड हेड टर्न करता है तो उसके साथ उसकी आईज जो है प्यूपिल्स भी मूव करेंगे। लेकिन अगर ये कुछ समय तक नहीं होता है, बेबी रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के चांसेस हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं स्नीजिंग रिफ्लेक्स में क्या है कि कोई भी अगर ऐसा इरिटेशन या कोई भी डस्ट है जो आसपास में है और उसके पैसेज नेसल पैसेज के थ्रू गई है, तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा, वो तुरंत छींकेगा। तो ये आएगा हमारे स्नीजिंग रिफ्लेक्स में। फिर आता है हमारा ग्लैब्रल रिफ्लेक्स में, जहाँ पे जो है हमारा ग्लैबुला है, यहाँ पे हम उसको टैप करेंगे तो बेबी क्या कर लेगा, अपनी आंखों को बंद कर लेगा। तो अगर जैसे बेबी बड़ा होता जाएगा तो ये जो है जैसे ब्रेन उसका मैच्योर होगा, ग्लैब्रल रिफ्लेक्स उसका धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे जो भी पीडियाट्रिशियन है या जो पीडियाट्रिशियन नर्स है, वो ग्लव्स जो पहने रहेंगी उसको क्या करेंगे, उसके माउथ में लेके आएंगी। तो अगर बेबी ने ग्रैब किया और उसे तुरंत सकिंग स्टार्ट करी, दैट मीन सकिंग रिफ्लेक्स उसका अच्छा है। फिर रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या है, वो माउथ के पास लाके चीक्स पे उन्हें टैप किया और बेबी ने उसी तरफ अपने मुंह को घुमाया, उसको ग्रैब करने की कोशिश करी, तो दैट इज अ रूटिंग रिफ्लेक्स। फिर हम देखते हैं इसमें जो एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स है, या भी हम किसी बेबी को कुछ भी दे रहे हैं तो अगर उसने अपनी टंग का उपयोग करा उसको चीज़ को अंदर लेने के लिए, दैट इज जो एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स। फिर यॉन में है कि जैसे उसको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम लग रही है तो तुरंत वो अपना यॉन करेगा, जिससे कि जो एयर है वो वापस उसको एक अच्छा अमाउंट मिल सके बाहर से, तो दैट इज अ यॉन। फिर है पाल्मस ग्रैब्स रिफ्लेक्स, जहाँ पे जो है बेबी का जो पाम होता है वहाँ पे वो अपनी फिंगर देंगे तो बेबी उसको तुरंत ग्रैब करके पकड़े रहेगा, तो वो होता है पाल्मस ग्रिप रिफ्लेक्स। फिर यहाँ पर हम देखते हैं मोरोस रिफ्लेक्स के बारे में, जहाँ पे हम बेबी को होल्ड करते हैं उसके हेड से, उसके बैक से, और फिर जब हम एकदम एक हल्का सा इस तरीके से अपना हाथ हटाते हैं, तो अगर हाथ हटाने पे बेबी के जो दोनों हाथ हैं वो ऊपर की तरफ मतलब हो जाते हैं, एंड बेबी का जो है एकदम से ऐसे घबरा से जाता है, उसके दोनों हाथ एक्सटेंड हो जाते हैं, दैट मीन्स उसका रिफ्लेक्स मोरो अच्छा है। यानी कि अगर कुछ गिरने की चीज़ हो रही है, उसे डर लग रहा है कि मैं गिर रहा हूँ, तो उसने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया। लेकिन अगर मोरोस रिफ्लेक्स में किसी भी प्रकार का एब्सेंट हुआ, इनएडिक्वेट हुआ, तो या फिर एक साइड पे रिस्पॉन्स दिखाया, एक पे नहीं दिखाया, तो यहाँ पे केस हो सकता है जो फ्रैक्चर है क्लेविकल का उसका, या फिर हेमीप्लेगिया का, या फिर ब्रेकिया प्लेक्सस का हो सकता है। ये जो परसिस्टेंट रहता है बियॉन्ड 5 मंथ्स ऑफ एज रहता है, जो कि अगर इसका एब्सेंट हुआ तो एक सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट बेबी में देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा न्यूबॉर्न बेबी असेसमेंट के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसी बेबी होता है तो हमें कैसे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, किस किस चीज़ों पे हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, बेबी का असेस करना चाहिए, और साथ ही साथ में कौन से रिफ्लेक्स है जो हमें बेबी में ऑब्जर्व करना है, जिससे हम उसका दोनों फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, या आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को जो मेरे इस वीडियो को है इसे लाइक करें, शेयर करें। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।